एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करूं कि किस प्रकार से कैटलिस्ट जो है वर्क करता है। इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं कि आप सभी स्कूल जाते होंगे, ठीक है। आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं और आपको जो है मार्क्स आता है फाइनल में बोर्ड में। आपके टीचर जितने अच्छे होंगे आपका मार्क्स उतना ज्यादा अच्छा होगा। सिंपल सा फंडा होता है कि आपके टीचर बहुत अच्छे हैं तो आपका देखिएगा उस सब्जेक्ट में आपके जो है मार्क्स क्या होंगे, अच्छे आएंगे। टीचर क्या आपके एग्जाम में बैठता है एग्जाम देने के लिए? वही कहता है कि कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और जैसे ही इंक्रीज कर देता है जिस कारण से आपका जो है क्या होता है, प्रोडक्ट जल्दी बन जाता है। और जल्दी बन जाने के कारण ये क्या कर जाता है कि आपका जो काम पहले समय ज्यादा लग रहा था उसको करने में अब क्या लगता है, यानी कि कम लगता है। इसी को कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कि मैंने आपको क्या कहा कि आप लोग जो है एक काम कीजिए, मैं आप लोगों को सरफेस केमिस्ट्री के नोट्स दे रहा हूं, उसके क्वेश्चन बना के लेके आना। कोई नहीं बनाएगा। यही मैं कहूं कि संडे को पेपर है तो देखिएगा रात में, या आप लोगों को कह दो कि एग्जाम है आपका बोर्ड का, आप लोग रात भर पढ़िएगा और पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा। यहाँ पे एग्जाम का जो फीवर है या एग्जाम का जो फोबिया है वो कैटलिस्ट के रूप में वर्क कर रहा है और आपको क्या कर रहा है, फटाफट से पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है ताकि कि आपके जो है मार्क्स क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए और पास कर जाए। लेकिन वो फोबिया आपको एग्जाम में नहीं दिखेगा। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। और जैसे देखिए आप सभी ने कैटलिस्ट की जो क्वांटिटी होती है ना वो स्मॉलर होनी चाहिए। क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट should be taken in small amount। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जो एकदम बहुत ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं, जैसे मान लो कि मुझे बुखार हो गया। अब मैं बुखार हो गया, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरे को क्या दिया, पैरासीटामोल की गोली दी। पैरासीटामोल जो मोल होता है उसकी गोली दे दी। अब मैंने जैसे ही खाया, आप लोगों ने कभी सोचा कि वो पैरासीटामोल की गोली वो 5 ग्राम की ही क्यों ही देता है? हम बीमार है तो जल्दी ठीक होने के लिए झोला भर के दे दे, एक बोरा भर के दे दे। खाने की जगह पे हमें कहीं दवाई खा लो आज भर, ठीक हो जाओगे। क्या कभी ऐसा होता है क्या? नो सर। कभी आप लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं, अगर हम लोगों को खाना की जगह दवाई ही दे दिया जाए तो क्या दिक्कत है? एनर्जी तो कहोगे सब मिल ही जाएगी। आजकल अलग अलग तरीके के जो है हम एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं। जैसे देखना, बॉडी बनाने के लिए लड़के लोग जो है एक्स्ट्रा प्रोटीन का यूज करते हैं, कौन कौन सी दवाई यूज करते हैं, तो वो बेसिकली कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर हमने जो एकदम पूरा पेट भर दवाई खा लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नहीं, उसके साइड इफेक्ट है। वो क्या करता है, आपको दवाई जो है ना बिल्कुल एक फिक्स अमाउंट में ही खानी होती है। वो कैटलिस्ट के रूप में बिहेव करता है। क्योंकि सर कैटलिस्ट के रूप में हमारी बॉडी में कैसे बिहेव कर रहा है? जैसे मैं एक एग्जांपल के समझाने के लिए बता रहा हूं कि मुझे जो फीवर हुआ वो बैक्टीरिया और वायरस के कारण हुआ। जैसे अभी मान लो कि जो है वायरल का समय है, किसी एक को होता है तो देखिएगा सबको होने लगता है। तो उसी तरीके से मेरे को फीवर आया और मैं डॉक्टर के पास गया, मेरे को डॉक्टर ने पैरासीटामोल दिया, मैंने जो है क्या करा, ले लिया। अब मान लो कि मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा है तो मैं क्या 1 घंटे के बाद तुरंत दवाई खा लेता हूँ क्या? नहीं खाता। नो सर। वो बेसिकली क्या करता है कि हमारी बॉडी में जाता है और डब्ल्यूबीसी को कहता है चलो हम लोग जो है मिलके हमला करते हैं। किस पे? बैक्टीरिया एंड वायरस पे। और बैक्टीरिया एंड वायरस पे जब क्या करता है कि पीछे से सपोर्ट करता है, जो आप मेडिसिन खाए वो क्या करता है कि डब्ल्यूबीसी को फॉर्मेशन या उसको मजबूती प्रोवाइड कराने में वो क्या करता है, जो है एक एक्सटर्नल फोर्स देता है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसे कोई काम नहीं हो रहा था, तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे मान लो कि कोई लोहा का चीज मैं उठा रहा हूं, मेरे से उठ नहीं रहा है, हम लोग क्या कहते हैं, कोई नारा लगाते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नारा लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं? जैसे कहते हैं
कुछ लोग कहते हैं बम बम भोले, कुछ लोग कहते हैं जय हनुमान, इस टाइप से जो है नारा लगाते हैं। वो क्या करता है कि सारी एनर्जी को पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा देता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप जो मेडिसिन खाते हो वो सारे के सारे को क्या कर देता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाता है और उस काम को ज्यादा करता है। यानी कि वायरस को मारने वाले के लिए जो आपको एंजाइम की जरूरत होती है उसको सेक्रेट ज्यादा कर देता है। ये बेसिकली क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है। कैटलिस्ट जनरली दोनों काम करता है, इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है। जैसे मान लो कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, कौन सा डब्बा पीते हैं हाइट बढ़ाने के लिए? डेली पीते हैं बच्चे, बचपन में सबको पिलाया जाता है, डेली टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है। बॉर्नवीटा। बॉर्नवीटा। या कॉम्प्लेन, कॉर्नप्लेन। ठीक है, कॉर्नप्लेन। हाँ, तैयारी जीत की। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको पीते, तो वो करता है क्या, जिस हार्मोन के कारण आपका हाइट ग्रोथ होगा उस हार्मोन को कहेगा कि भाई जल्दी जल्दी सेक्रेट करो, इस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, हाइट बढ़ानी है। तो वो क्या करेगा, उस हार्मोन को सेक्रेट करेगा और वो पर्टिकुलर हाइट बढ़ाने वाले चीजों को क्या कर देगा, आपका ज्यादा बनाने लगेगा। और जैसे ही ज्यादा बनाने लगेगा, जिस कारण से आपकी बॉडी की हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या सर सच में कॉम्प्लेन पीने, बॉर्नवीटा पीने से हाइट बढ़ती है? वो डिपेंड करता है आपका हार्मोन किस प्रकार से सेक्रेट करना है। किसी का बढ़ भी जाता है, किसी का नहीं भी बढ़ जाता है, किसी का छोटा भी हो जाता है। खैर वो डिपेंड करता है। अब आपके मन में तो आ गया कि ठीक है सर, हमें ये तो समझ में आ गया कि कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी रिएक्शन को रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करना, इसकी क्वांटिटी स्मॉल अमाउंट में लेना। तीसरा आपने बता दिया कि ये कभी भी प्रोडक्ट के फॉर्म में साथ में, प्रोडक्ट के साथ में नहीं आएगा। चौथी बात मैं बताऊं, कैटलिस्ट कभी भी किसी भी सब्सटेंस का ना तो रंग, ना तो शेप, ना तो कोई केमिकल कंपोजिशन जो है चेंज करता है। ये कुछ भी नहीं करता, जैसा प्रोडक्ट बनता था वैसा ही बनेगा। सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट क्या करता है, आपके रेट को इंक्रीज कर देता है। जैसे मैंने कहा एग्जाम के समय आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना उतना ही है, बस क्या करते हैं स्पीड को बढ़ा देते हैं, यानी कि पूरा कंसंट्रेशन एक जगह पर्टिकुलर जगह डालते हैं। ये जो है बेसिकली जो है कैटलिस्ट का जो है वर्क होता है। ओके, तो यहां तक आप लोगों ने मेरे ख्याल से कैटलिस्ट सीख लिए होंगे। कैटलिस्ट के कुछ टर्म बताता हूं। कैटलिस्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स। टू टाइप्स के। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। अब नाम से ही पता लग रहा होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट में क्या होगा, रेट है इंक्रीज होगा, और नेगेटिव कैटलिस्ट में क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेरी गुड, यही तो होगा। यानी कि मैं यहां लिख भी देता हूं, दो सब्सटेंस which increase the rate of reaction is known as positive catalyst, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मैंने वैसे आप लोगों को प्रैक्टिकल समझा दिए, एक मैं आप लोगों के लिए जो है थ्योरेटिकल ले लेता हूं। N2 3H2 को हम यहां से रिएक्शन करा रहे थे, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा था। ये हो रहा था रिएक्शन, ऐसा नहीं कि सॉरी यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 है ना। ओके, अब ये रिएक्शन जो है ना हो रहा था। अब हम चाहते हैं कि भाई मुझे जरूरत पड़ गई कि ज्यादा, जैसे मान लो कि सपोज कीजिए कि मुझे किसी पर्टिकुलर चीज की ज्यादा जरूरत पड़ गई। एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ, आप लोग हंसिएगा नहीं। किसी भोज में अगर मेरी जो है सब्जी या पूरी कम हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि सारा ध्यान हटा के किस पे दे देते हैं, जो चीज घट जाता है। ऐसा ही तो करते हैं ताकि कि रेट को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। तो सिमिलरली जब किसी भी पार्टी में अगर पूरी की संख्या कम हो जाती है तो कहते तुम भी इधर आ जाओ, तुम बाकी काम छोड़ दो, तुम इधर आ जाओ। सिमिलरली यहाँ पे भी हम आयरन को क्या करते हैं कि यूज करते हैं ताकि कि ये जो है फटाफट से अमोनिया जो है बनना शुरू हो जाए। इस प्रोसेस को हैबर प्रोसेस कहते हैं, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो सब्सटेंस
which decrease the rate of reaction it is known as नेगेटिव कैटलिस्ट। ये क्या करता है कि रेट को स्लो कर देता है, यानी कि जो काम पहले ज्यादा समय में कम समय में होने वाला था, अब उसको ज्यादा कर देते हैं। यहाँ पे होता क्या है, मैं थोड़ा सा एक एक्टिवेशन एनर्जी का जो है थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है EA। एक्टिवेशन एनर्जी को हम शॉर्ट में से लेते हैं। कंपाउंड को बनने के लिए यहाँ पे इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। अब हमने कहा कि भाई इतनी एनर्जी, एक मिनट में सर, इतनी एनर्जी तो इसको जरूरत अब मेरे पास है नहीं, तो मैंने क्या करा कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, और जैसे ही कम कर दिया तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है। तो कैसे कम किया, तो इस चीज को हम लोगों ने क्या करा कि इसकी ये इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, और ये क्या है, आफ्टर कैटलिस्ट के बाद है। तो इस एनर्जी ने क्या करा, जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करता हूं कि आप सभी ने नीट का एग्जाम दिया। एक बच्चे के आए जो है 700 में 720 में 600, और एक बच्चे को आया 400। एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं। अब इस बच्चे को तो कॉलेज मिल गया, लेकिन वो मेरे पास आया, बोला कि सर मेरे को भी एडमिशन चाहिए। मैंने कहा यार तुम्हारा नंबर तो कम है। तो हमने इसको क्या कहा कि एक काम करो, तुम स्पोर्ट कोटा में चले जाओ। अब वो जैसे ही स्पोर्ट कोटा में चले जाएगा तो उसको कम मार्क्स 350 भी आए होंगे, उसको क्या मिल जाएगा, एक्टिवेशन, यानी कि एक अल्टरनेट पाथ दे दिया, यानी कि एनर्जी कम कर दिया। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि एक्टिवेशन में जो है, यानी कि जो है कम हो जाता है। सिमिलरली, हाँ मनीषा बोलिए, आप क्या पूछ रहे थे? सर जो सुपर फास्ट रिएक्शन होती है उसमें हम नेगेटिव कैटलिस्ट डाल के उनका ऑर्डर भी क्या पता लगा सकते हैं? देखो, एक्चुअली आप बिल्कुल केमिकल काइनेटिक्स से पूछ रहे हो, ठीक है। हम ये डिपेंड करते हैं कि अगर जब कैटलिस्ट डालने के बाद स्लो हो जा रहा है तो हम बिल्कुल पता कर सकते हैं। लेकिन जो बम फटने वाला चीज जो है, आप क्या कैटलिस्ट डालोगे, आप उसके धागे को ही तो स्लो कर सकते हो, उसके अंदर की विस्फोटक चीज को थोड़ी ना कम कर सकते हो। अगर ऐसा होता तो न्यूक्लियर रिएक्टर हो, यानी कि जो है आप लोगों को जैसे मैं बता रहा हूं, हम वहां पे कंट्रोल कर सकते हैं। कैटलिस्ट का काम होता है कंट्रोल करना। वो किसी चीज को इतना भी कम या इतना भी ज्यादा नहीं कर सकता कि जो सुपर फास्ट हो जाए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाने का प्रयास करता हूं निगेटिव कैटलिस्ट में। आप सभी ने न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम सुना होगा, सुना है? यस। हाँ, यस सर। क्या हिमाचल में कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है? आप लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना, सर्च करके आना कि कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है या नहीं है। जैसे मैं महाराष्ट्र में हूं तो तारापुर में है, ठीक है। तो तारापुर में क्या करते हैं कि जब आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से मॉलिक्यूल्स को एक बड़े से मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इस चीज का जो इतना ज्यादा एनर्जी होता है और इतनी बार टूटता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेफाइट की रॉड का यूज करते हैं। वो क्या करता है, इस पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ताकि कि जो फिर क्या हो जाता है, यानी कि स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से स्लो कर देते हैं, लेकिन इतना भी स्लो नहीं कर पाते हैं कि वो जो है कंट्रोल बस हम रख पाते, ताकि कि लेकिन आज भी जहां तारापुर है उसके 4 किलोमीटर तक कोई लोग नहीं रहते, क्योंकि वहां पे काफी हार्मफुल रेज निकलती है। वो डिपेंड करता है। हाँ, अगर जब आपने बिल्कुल स्लो कर दिया तो आप कर सकते हो, पता कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाया, मॉडरेट रह गया, तो फिर हमारे लिए दिक्कत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पहले हम लोग जो है, अब मान लो कि इतनी एनर्जी लग रही थी, और अब एनर्जी कितनी लगेगी एक्टिवेशन के बाद, इतनी लगेगी। ये इनिशियल एनर्जी है, इनिशियल ए है, और ये कैटलिस्ट के बाद है।
ओके, हम दो छोटे छोटे और वर्ड बताते हैं। सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिए कि प्रमोटर क्या होता है, यहां पे दिखेगा नहीं ना। तो प्रमोटर क्या होते हैं? इनिशिएशन रीजन। हाँ, जो क्या करते हैं, कैटलिस्ट की मदद करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। दो सबस्टांस which help the which increase the activity of catalyst, increase the activity of catalyst। ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट की मदद करते हैं ताकि कि रिएक्शन क्या हो, फास्ट हो सके। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर मुझे ये बताओ, हम कैटलिस्ट की जगह ही क्यों नहीं प्रमोटर का यूज कर लेते हैं? तो प्रमोटर्स का कभी भी कैटलिस्ट के रूप में यूज नहीं करना। प्रमोटर का सिर्फ और सिर्फ काम होता है कि कैटलिस्ट की मदद करना, कभी भी प्रमोटर को एज अ कैटलिस्ट यूज नहीं करना। ये क्वेश्चन आपको आगे देखने के लिए मिलेगी कि प्रमोटर का हम कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट। क्यों? क्योंकि प्रमोटर का काम होता है कैटलिस्ट की मदद करना, ना कि रेट ऑफ रिएक्शन को जो है इंक्रीज कराना। ये क्या करता है, कैटलिस्ट को कहता है कि भाई जल्दी जल्दी करवाओ, तो वो जो है रिएक्शन को क्या करता है, जल्दी जल्दी जो है करवा देता है। उसी तरीके से एक और वर्ड होता है पॉइजनर। पॉइजनर क्या होते हैं? दो सबस्टांस which decrease the activity of catalyst। वो क्या करते हैं, पॉइजनर जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन की यानी कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। एक और होता है ऑटो कैटलिस्ट। दो सब्सटेंस, दो रिएक्शन लिख देते हैं, which are catalyzed by its product, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ग्रुप में समझाने का प्रयास करता हूं कि ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, जब प्रोडक्ट बनता है ना, तो वही प्रोडक्ट क्या करता है, यानी कि रिएक्शन को फास्ट कराने में मदद करता है। जैसे आप लोगों ने क्या करा कि हमें जो है ना, इस बार जो है आपका जो पेपर होगा मुझे टॉप करना है, जो भी आप लोगों का नवंबर में पेपर होगा। तो अब बच्चा टॉप कर गया तो उसके मन में आया कि यार मैंने जो है ना 3rd रैंक लाया, अब मैं और मेहनत करूंगा तो मैं क्या ला सकता हूँ, क्लास का 1st रैंक ला सकता हूँ। यानी कि कैसा बिहेव कर रहा है, ऑटो कैटलिस्ट, यानी कि उसकी प्रोडक्ट ही उसको क्या कर रही है, मदद कर रही है ताकि कि रिएक्शन को हम लोग क्या कर सके, फास्ट कर सके। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको देखिए कह रहा है कि T1 एंड T2 आपको मैंने क्लास में कराया था कि जब आप लोगों के पास बताना है कि कौन से में ज्यादा होगा, मैंने कहा था कि जिसका प्रेशर ज्यादा होगा एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होगा एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि इस टेम्परेचर पे इतना एडजॉर्प्शन है, इस टेम्परेचर पे इतना एडजॉर्प्शन। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन कम होगा, यानी कि T1 ज्यादा है, और T2 से यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कैटालिसिस। Catalyst is the chemical substance which can change the rate of reaction without being used up in that reaction and the process is known as catalysis। यानी कि कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि दो सब्सटेंस which increase the rate of reaction is known as catalyst and the process is known as catalysis। यानी कि उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैटालिसिस कहते हैं। आपके मन में आएगा सर यहाँ तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इंक्रीज लिखा हुआ है, यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है, ठीक है। चेंज का इंक्रीज भी हो सकता है और क्या हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट के एक एक करके पढ़ते हैं। क्या कहता है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन
कैटलिस्ट इज नीड वेरी स्मॉल क्वांटिटी। मैंने बताया कैटलिस्ट जो हम लोग कभी भी ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं करते, हमेशा कैसे यूज करते, स्मॉल क्वांटिटी में। तो अगर सर हम ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर ले तो क्या होगा, तो आपको एलर्जिक हो जाएगी। एलर्जिक मतलब होता है कि आपको रिएक्शन कर जाएगा, आप खाए थे किसी और के लिए और आपको बीमारी कोई और हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी दवाई को नहीं खाना चाहिए ज्यादा अमाउंट में। कोई कह रहे होंगे कि सर अब तो जल्दी जल्दी बॉडी बनाने के लिए जो है बाहर डब्बे पे डब्बे जो है पिए जाता है। ठीक है, आप कभी देखना, खास करके जब वो 20-22 साल का होता है, जब बॉडी बनाने का बात आता है, तो क्या करता है कि उसको कहा जाता है कि एक डब्बे को आप जो है कम से कम जो है 2 महीना चलाना, वो 15 दिन में ही खा के खत्म कर देता है। क्या उससे बॉडी बनेगी कि नहीं? तो जितने अमाउंट में कहा जाता है आपको उसी अमाउंट में खाना चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको बुखार जो है दवाई उसने कहा 6 घंटे बाद खाना, तो आपको 6 घंटे बाद ही खाना चाहिए। ये नहीं कि मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा है, चलो एक काम करते हैं और 2-4 दवाई खा लेते हैं जल्दी से ठीक हो जाए। तो ऐसा मत कीजिएगा, इससे आपको नुकसान होगा। कोई कहता है कि पिंच ऑफ कैटलिस्ट इज एनफ फॉर द रिएक्शन इन बल्क। छोटा सा अमाउंट ही काफी होता है, यानी कि रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए, यानी कि बड़े से रिएक्शन को कराने के लिए। तो आप इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा ही हम लोग क्या करते हैं, दवाई खाते हैं। इसीलिए कभी लड्डू के बराबर दवाई नहीं बनाया जाता है। ठीक है, लड्डू के जैसा बहुत सारे पीले दवाई तो होते हैं, लेकिन लड्डू के बराबर नहीं होते, 10-10 ग्राम के होते हैं। ठीक है, 10-10 ग्राम 5-5 ग्राम के इस प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, उतना से ही काफी है आपकी बॉडी के अंदर जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए। ये बेसिकली क्या करते हैं, आपको उस टाइप की चीज को क्या करते हैं, फटाफट से बनने के लिए जो मजबूर कराते हैं या फास्ट रिएक्शन करा के बना देते हैं, जिस कारण से आपकी बॉडी जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वर्क करती है और उस टाइप की बीमारी को जो है क्या कर देती है, रिमूव कर देती है या हटा देती है या जो है डिस्ट्रॉय कर देती है। देयर में सम फिजिकल चेंजेस। अच्छा, कैटलिस्ट के दौरान ना सम फिजिकल चेंजेस हो सकता है। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसमें फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, बट मास, केमिकल कंपोजिशन, कलर, ये सब कभी भी चेंजेस नहीं होते जनरली। ठीक है, जो जैसा प्रोडक्ट है वो वैसा ही बनता है, बस खास करके क्या हो जाता है, फास्ट रिएक्शन हो जाता है। एक कैटलिस्ट इटसेल्फ कैन नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो बताना भूल गया था कि कोई भी कैटलिस्ट जो है ना खुद से रिएक्शन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं कि H2 और O2 है, अगर जब बिना प्लेटिनम के ये रिएक्शन नहीं होता है, अगर आपने यहाँ पे प्लेटिनम दे दिया रिएक्टेंट, तो ये रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। ओके सर, क्या ऐसा बिना प्लेटिनम के नहीं होता क्या? नहीं। आप जनरली देख रहे होंगे हमारे आसपास H2O2 है, अगर ऐसा होता तो सारे ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर में, या H2O2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इस प्रकार से जो है जब तक एक बार रिएक्शन कोई करने लायक नहीं होगा तब तक जो है वो क्या करेगा, कैटलिस्ट कोई मदद नहीं करता है। कैटलिस्ट का सिर्फ काम होता है रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करना, ना कि रेट को यानी कि रेट रिएक्शन को इनिशिएट करना। वो कभी भी रेट यानी कि रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है। इट मींस इट कैन नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन विच इज नॉट टेकिंग प्लेस, यानी कि इसके अंदर जो है क्या करेगा, रिएक्शन नहीं होगा। ये सिर्फ स्लो रेट कर सकता है या इंक्रीज रेट कर सकता है। ठीक है, अ सॉलिड कैटलिस्ट विल बी मोर इफेक्टिव। अब इस बात को ध्यान रखना कि सॉलिड, अगर हमने कैटलिस्ट यूज करना है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो कौन सा बढ़िया होगा? गैस। सॉलिड। तो सर क्यों सॉलिड होगा, गैस क्यों नहीं होगा? गैस क्या होता है ना, स्केप हो जाएगा। आप जैसे ही डालोगे तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो सर फिर लिक्विड डालो ना सर, बढ़िया तो है, वो पूरे में अच्छे से मिल जाएगा। एक्चुअली सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे फाइन में आ जाते हैं, और जब वो फाइन में आ जाते हैं तो जिस कारण से मैंने कहा था एक छोटा सा पिंच भी वो क्या करता है, बड़े से रिएक्शन को करा देगा। तो सर लिक्विड भी तो करा सकता है। एक्चुअली लिक्विड में क्या प्रॉब्लम आती है कि इसके जो पार्टिकल्स है ना, वो पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा से ज्यादा जो है रह जाते हैं, लेकिन सॉलिड क्या होता है, हर जगह जो है भूल जाता है। इस कारण से ये जो है आपको जब भी यूज करना, सॉलिड का ही हम लोग यूज करते हैं। आप जितने भी देखोगे मैक्सिमम जगह पे हम लोग सॉलिड कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। क्यों? क्योंकि ये जो है अच्छे से डिवाइड हो जाते हैं, इसीलिए। अब कैटलिस्ट कैन बी कैटलाइज्ड बाय पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन।
आप हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि वो कैसा कर रहा है। हैंस दिस शुड बी स्पेसिफिक नेचर, और उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, स्पेसिफिक होगा। आगे हम बताएंगे कैटलिस्ट को दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक होमोजेनियस कैटलिस्ट, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। In equilibrium reaction, presence of catalyst reduces the time of attainment of equilibrium. इसका मतलब है जो कैटलिस्ट है ना, इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए वो फटाफट से रिएक्शन करा देते हैं, जिस कारण से जो इक्विलिब्रियम है तुरंत मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये कभी भी उसकी पोजीशन को, इट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि उसकी पोजीशन को नहीं करता, ना ही उसकी वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करता है, चेंज करता है। बस वो क्या करता है, जो रिएक्शन होता है उसको रेट को फास्ट या स्लो कर देता है, ठीक है। अ कैटलिस्ट इज हाईली इफेक्टिव एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे कोई भी चीज को करने के लिए ना पर्टिकुलर टेम्परेचर ज्यादा एफिशिएंट होता है। जैसे हम लोगों को सरवाइव करने के लिए सबसे बढ़िया जो टेम्परेचर होता है 20 to 25 होता है। इसीलिए देखिएगा जनरली हम लोग एसी का जो टेम्परेचर है वो कितना करते हैं, 20 से देखिएगा 25 के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर पे आपकी बॉडी जो है सबसे अच्छे से वर्क करती है। अगर इससे कम कर दोगे तो भी दिक्कत हो जाती है, ठंडा लगने लग जाता है। 25 से ऊपर 30 कर दो तो गर्म लगने लग जाता है। तो ये यानी कि क्या होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे कैटलिस्ट क्या करता है, इफेक्टिवली जो है क्या करेगा, वर्क करेगा। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जनरली डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। मैंने बताया था कि कैटलिस्ट कभी भी प्रोडक्ट को चेंज नहीं करता। जैसे यहाँ पे देखिए 2CH2O2 को हमने रिएक्ट कराया तो SO3 बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि बन नहीं रहा, बन रहा। हमने प्लेटिनम को जैसे ही यहाँ पे डाला तो ये रिएक्शन जो है क्या हो गया, फास्ट हो गया, यानी कि जो है फटाफट से जो है क्या होने लगा, बनने लगा, यानी कि रेट जो है उसका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब कुछ प्रोसेस है जिसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं नीट में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं एक को समझा देता हूं पहले आप लोगों को। N2 प्लस 3H2 से हमने क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया, ठीक है। अमोनिया कहाँ यूज करते हैं, घर में खाना खाने के लिए या फर्टिलाइजर के रूप में, फर्टिलाइजर बनाने के लिए। इसको फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। कोई नहीं कहेगा कि घर में खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है, खाने के लिए यूज किया जाता है, काफी पॉइजनस होता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन बड़े मस्त से हो रहा था, लेकिन अब जो है मान लो कि किसान को इस समय बरसात के समय क्या है, बहुत ज्यादा यूरिया या अमोनिया की जरूरत पड़ती है। तो हमने क्या करा कि भाई कहा कि जो है आयरन को लिया और आयरन से फटाफट से रिएक्शन करा लिया, ये कैटलिस्ट के रूप में बिहेव करेगा। और जैसे ही कैटलिस्ट डालोगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। और मुझे ना अब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई, और ज्यादा यानी कि जो है मुझे कंपनी में बनाना है। मैंने कहा कि मोलिब्डेनम ले लो। ये क्या है, प्रोमोटर है। प्रोमोटर का काम क्या होता है कि कैटलिस्ट की मदद करना, ये कैटलिस्ट की मदद करता है और रिएक्शन जो है क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हाइबर प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, ऑसवाल्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, अमोनिया एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइबर प्रोसेस, अगर से कभी भी दिखा जाए तो आप सीधे N2 3H2 से 2NH3 बना देना, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन मैं कल देख रहा था तो वहां पे जो है हाइबर प्रोसेस से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहां पे क्या था, N2 प्लस 3H2 से क्या बन जाता है, 2NH3 अमोनिया का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, हाइबर प्रोसेस कह देते हैं। आपसे अगर जब एग्जामिनर पूछ दे कि हाइबर प्रोसेस में किस प्रोडक्ट का बनता है, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बोलोगे, अमोनिया। अमोनिया। अगर ऑसवाल्ड प्रोसेस में पूछ दिया जाए तो किस प्रोसेस जो ऑसवाल्ड में किस चीज का प्रोडक्ट बनता है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। और दो और अलग होती है। यहाँ पे जो प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस का यूज किया जाता है, वो क्या करता है कि एक तरह से कैटलिस्ट होता है और वो क्या करेगा, रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करने में मदद करता है। जनरली हम लोग इंक्रीज की ही बात करते हैं, डिक्रीज की बात नहीं करते हैं। क्यों हम लोग किसी चीज को डिक्रीज करना चाहें, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो है जो भी हो फटाफट से हो जाए। कोई चाहेगा कि मेरी जो है नौकरी 10 साल बाद लगे, कोई जो चाहेगा कि मेरा जो है नीट में जो है 2 साल बाद हो, यानी कि हर कोई चाहता है फास्ट। इसीलिए क्या करते हैं, कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं
और कैटलिस्ट आप सभी को पता है आपके टीचर के रूप में जो है बिहेव किया जाता है। ओके, अब जब हम जो नीट की प्रिपरेशन करेंगे तो क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे। जेई की प्रिपरेशन करेंगे तो क्या बनेंगे? इंजीनियर बनेंगे। स्वाभाविक सी बात है। उसी प्रकार से हैबर प्रोसेस यूज करते तो अमोनिया बनता है, ऑस्वाल प्रोसेस यूज करते तो क्या बन जाता है? नाइट्रिक एसिड बन जाता है, HNO3। और अभी तक यही दोनों से पूछा गया है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड लेड चैम्बर प्रोसेस का जो यूज किया जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने के लिए रूप में यूज किया जाता है। H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ये दोनों जो यूज किया जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड लेड प्रोसेस, वो किसके लिए यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। और डेकॉन प्रोसेस जो है यानी कि उसमें जो यूज किया जाता है कॉपर क्लोराइड का यूज किया जाता है। आप इन चारों को याद रख लीजिएगा, ये चारों जो है काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइए लेड चैम्बर प्रोसेस का यूज किया जाता है किस चीज को बनाने के लिए? अमोनिया। हाँ बोलिए, मैं ऑप्शन दे दूं? H2SO हाँ, वेरी गुड। H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड ओके, लेड चैम्बर प्रोसेस का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक हाँ, उसको ऑस्वाल्ड कहते हैं। ऑस्वाल्ड प्रोसेस का यूज किसके लिए करते हैं? नाइट्रिक एसिड के लिए। नाइट्रिक एसिड हाइबर प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं? अमोनिया अमोनिया के लिए। लेड चैम्बर प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड। आप इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप उनको जो है आसानी से टैकल कर लीजिए। ओके ओके, अब आपको मैंने बताया कि प्रमोटर का काम क्या होता है, पॉइजनर का काम क्या होता है। पॉइजन का प्रमोटर आर द सब्सटेंस दैट इनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। मैंने बताया था कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। याद रखिएगा, प्रमोटर कभी भी कैटलिस्ट की जगह पे यूज नहीं कीजिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? इनहांस करेगा एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। जबकि पॉइजनर क्या करता है? डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि वो क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। जैसे हैबर प्रोसेस में यानी कि हम लोग क्या करते हैं? हैबर प्रोसेस किस चीज को बनाने के लिए यूज किया जाता है? अमोनिया। तो अमोनिया हम लोग यहाँ पे बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे N2 3H2 को मिलाते हैं, Fe यहाँ पे क्या हो जाता है? कैटलिस्ट हो जाता है। और मोलिब्डेनम क्या हो जाता है? प्रमोटर हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या प्रमोटर को एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं? नहीं, नो सर कभी भी नहीं। प्रमोटर को कभी भी एज अ कैटलिस्ट यूज नहीं कर सकते। आपसे एग्जामिनर पूछ दे क्यों नहीं कर सकते, आप सिंपल का काम बताइएगा कि प्रमोटर जो होता है वो एक्टिविटी को यानी कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ना कि रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करता है। जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो क्या करेगा? जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके प्रिंसिपल चाहते हैं कि स्टूडेंट को, सभी बच्चों को 90+ मार्क्स आए, 90%, तो वो किस पे वर्क करेगा? टीचर पे। क्या प्रिंसिपल आके स्टूडेंट को पढ़ा सकता है क्या? नहीं। तो सिमिलरली वही काम होता है यहाँ पे भी प्रमोटर का। प्रमोटर कभी भी डायरेक्टली जो है क्या करता है? रिएक्शन के साथ पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि प्रिंसिपल एक सब्जेक्ट ही में पढ़ा सकता है, सभी सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ा सकता है। इसीलिए कैटलिस्ट के बिना जो है प्रमोटर क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। अब आपको बताता हूँ, जो कैटलिस्ट होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक का नाम क्या होता है? होमोजेनियस कैटलिस्ट। दूसरे का नाम क्या होता है? हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। अब क्या होता है होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, तो मैं बता देता हूं। व्हेन रिएक्टेंट, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से रखना भी। व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट lies in same phase या same state, it is known as homogeneous catalyst। यहाँ पे भी लिख देता हूं।
when reactant and catalyst lies in different phase। क्योंकि सर ये डिफरेंट फेज का मतलब समझा और सेम फेज का, एक मिनट में हम समझा देते हैं। solid, liquid and gas। हाँ, इसका मतलब है कि जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है ए और बी और मैंने बना दिया सी। मैंने कहा कि ये सॉलिड है और ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। रिएक्ट यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ कैटलिस्ट वो सॉलिड ले रहा हूँ। मुझे छोटी सी है, आपको बेसिकली समझना है। मुझे बताइए कि ये होमोजेनियस कैटलिस्ट है या हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट है? Heterogeneous catalyst। Heterogeneous। यानी कि अगर जो रिएक्टेंट क्या होते हैं, इस वाले पार्ट को रिएक्टेंट कहते हैं, इस वाले पार्ट को प्रोडक्ट कहते हैं, और यहाँ जो यूज करते हैं इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। अगर रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट सेम फेज में हुआ तो होमोजेनियस होगा। जैसे मैंने कहा A प्लस बी इक्वल टू सी, और मुझे बताओ मैंने सॉलिड ले लिया, ये सॉलिड ले लिया और यहाँ पे कैटलिस्ट को भी सॉलिड ले लिया, लेकिन मैंने रिएक्टेंट को लिक्विड दे दिया। बताइए अब क्या होगा? सॉरी, प्रोडक्ट को लिक्विड ले लिया, Homogeneous। अभी भी होमोजेनियस होगा। हमें किसको देखना है? रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट को। प्रोडक्ट को देखना है क्या? नहीं, प्रोडक्ट को कभी भी नहीं देखना। हमेशा किसको देखना? रिएक्टेंट एंड जो है कैटलिस्ट को देखना, और इसी के अनुसार से हम बताएंगे कि कौन सा जो रिएक्शन है होमोजेनियस है और कौन सा रिएक्शन जो है हेट्रोजेनियस है। क्वेश्चन को क्या पूछ देता है, जैसे एक एग्जांपल के रूप में मैं समझाने का प्रयास करता हूं, या इसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं SO2 का लेता हूं। देखिए ध्यान सुनिएगा, मैं 4 ऑप्शन देता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन होमोजेनियस है। SO2 गैस प्लस O2 लिक्विड, और यहाँ पे प्रोडक्ट में बना दे रहा हूँ, P लिख दे रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है SO3 लिखने के लिए। SO2 मेरे को क्या बताना है? होमोजेनियस। SO2 गैस, और यहाँ पे मैं जो है NO गैस ले रहा हूँ, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे O2 सॉलिड है। अब वो ये कोई नहीं पूछेगा कि सर सॉलिड होता है या नहीं होता है, हम यहाँ क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है। सी हम लोग ले लेते हैं SO2 गैस, O2 गैस और NO यहाँ पे ले लेते हैं सॉलिड। डी SO2 गैस, O2 गैस एंड NO गैस। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी। यानी कि जो दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? कैटलिस्ट। अभी एक यहाँ ऐसा नहीं कर देना एक लिक्विड होगा तो हम कहेंगे ये होमोजेनियस नहीं, तब हेट्रोजेनियस होगा। दोनों रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट या जितने भी रिएक्टेंट है सभी के सभी क्या होने चाहिए? आपके जो है सेम फेज में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 2SO2 गैस, O2 गैस एंड SO3 गैस है। क्या हम यहाँ पे देखेंगे गैस है या नहीं है? नहीं। हम कहाँ देखेंगे कि भाई ये रिएक्टेंट है और ये कैटलिस्ट अगर जो सेम फेज में है तो होमोजेनियस होगा, अगर जो नहीं है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? हेट्रोजेनियस कह देंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए CH3COH, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। अब यहाँ पे एक्वास है तो यानी कि क्या कह देंगे? इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट से लेना देना है। अब मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सी ये एक्वास है, ये लिक्विड है और ये बताइए लिक्विड है। मुझे बताइए सॉल्यूशन कैसा है? होमोजेनियस है या हेट्रोजेनियस है? Heterogeneous। होमोजेनियस है, प्रवीण बताएंगे। इसमें जो एक्वस लिखना है मतलब कि वाटर सॉल्वेंट है इसमें। एक्वस ही लिक्विड ही स्टेट होता है। एक्वस जो होता है स्टेट वो कैसा होता है? लिक्विड होता है। मेरा एक और क्वेश्चन है कि सर आप लोग पूछेंगे कि सर C6H12O6 यहाँ ग्लूकोज लिख दिए, C6H12O6 फ्रुक्टोज लिख दिए, क्या चक्कर है सर? हमें कैसे पता लगेगा कौन ग्लूकोज है कौन फ्रुक्टोज है? आपके मन में किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा है? Yes, sir।
यस सर। कैसे हम कहेंगे सर आप तो दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 ग्लूकोज कह रहे हो और फिर कह रहे हो C6H12O6 फ्रुक्टोज कह रहे हो, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन ग्लूकोज है कौन फ्रुक्टोज है? एक्चुअल में इसके स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे इसको ग्लूकोज कहा जाता है, इसको फ्रुक्टोज कहा जाता है। हम आपको बायोमोलिक्यूल्स में, क्योंकि वहां पे आपको शुगर ग्लूकोज जो है पूरे डिटेल में है, तो उनके अलग अलग स्ट्रक्चर जो है हम बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप इतना से याद रखिएगा कि इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण जो है जब आप पानी में घोलते हो ना तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है। आपको समझाएंगे कि कैसे आप लोगों का स्ट्रक्चर होता है, कौन जो है बेटर होता है, उस चीजें जो है आपको बताएंगे। क्यों नहीं चीनी का यूज करना चाहिए, क्यों ग्लूकोज का यूज करना चाहिए, वो बायोमोलिक्यूल्स में आप लोगों को पता लगेगा। मैं यहाँ पे 3 नाम लिखता हूँ। शुगर को ना 3 नाम से पुकारा जाता है, एक शुगर, दूसरा सुक्रोज एंड तीसरा बोले क्या कहते हैं? ग्लूकोज। माल्टोज। maltose, ग्लूकोज को हम लोग 2 नाम से जानते हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। क्योंकि आपको ना fructose, हाँ वो कह देगा कि फाइंड द मोल ऑफ सुक्रोज, क्योंकि जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा था यही और उसका मास दे दिया था। अब शुगर का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, C12H22O11 और इसका मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसका मास भी याद रख सकते हो 180, इसका 342। खैर ये मोल कॉन्सेप्ट की बात है, यहीं पे जो है बता दिया। ओके, यहाँ तक हम लोग सीख लिए। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट वो होते हैं जिसके अंदर देखिए यहाँ गैस है, यहाँ गैस है और यहाँ सॉलिड है, ये कैसा हो जाएगा? हेट्रोजीनियस। यानी कि जो है सिमिलरली यहाँ गैस है, यहाँ गैस है, यहाँ सॉलिड है, तो ये कैसा हो जाएगा? हेट्रोजीनियस हो जाएगा। इस रिएक्शन को याद रखिएगा, निकेल और प्लेटिनम का यूज किया जाता है हम किसी भी अल्कीन अल्काइन को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। आपको जब नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगा अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो वहां पे इसका जो है निकेल का हम यूज भी करेंगे। आप लोगों को हेलो अल्केन और हेलो एरीन में भी बताया था निकेल का काम क्या होता है कि वो अल्काइन अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग निकेल का यूज करते हैं। यहाँ पे आप इस बात को याद भी रख लीजिए, क्योंकि मैं इसलिए बताता हूँ ताकि कि जितनी बार आप सुनोगे आपको थोड़ा थोड़ा सा आपको याद होते चले जाएगा। अब H2O2 से यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से मुझे H2O2 बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? प्लेटिनम का यूज करेंगे और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा? H2O2 बन जाएगा। सिमिलरली बेंजीन को हम लोगों ने क्या करा कि CH3COCl से रिएक्शन कराया एनहाइड्रस CL3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो बन जाता है एसीटोफिनोन बन जाता है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक निकल जाता है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, तो ये कैसा हो जाएगा? हेट्रोजीनियस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का। ये क्या है? मैं आपको ना एक डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूँ। उन्हीं 5 पॉइंट को अलग इस तरीके से लिखा गया है। ये मान लीजिए कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट में हमने रिएक्टेंट को डाला, अलग अलग थे पहले। अब जैसे ही डाला तो कैटलिस्ट ने कहा, ए बी जो है रिएक्शन करने के लिए रेडी थे, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ, आपको हम लोग जो है ना बेटर अपॉर्चुनिटी देंगे। ये इसके साथ जुड़ गया और जैसे ही जुड़ गया अब इनको लगा कि इनके साथ जो है क्या हो जाएंगे, हम लोग जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या करा कि आपस में ही बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। पहले जो है धीरे धीरे बॉन्ड बनता है, ऐसा सडनली किसी के साथ गहरी दोस्ती तो नहीं हो जाती ना। अब वो आइडियलिज्म में होगा कि मेरी दोस्ती पर्वतों से ऊंची होगी, समुद्र से यानी कि गहराई से भी ज्यादा गहरी होगी और जो है समुद्र जितनी जो है विशाल होगी। ये हम लोग आइडियलिज्म की बात करते हैं, ऐसा रियल में होता नहीं है। मैं बस आपको समझाने के लिए बताता हूँ ये सारी बातें कि हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजें जो है कहावत में हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ही साथ में रहते हैं तो धीरे 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 बॉन्ड बनता है और जैसे ही बॉन्ड बनता है तो फिर ये कहते हैं कि कैटलिस्ट के साथ हम लोग धीरे धीरे जो है जुड़ जाता है और जैसे ही हो जाता है तो यानी कि ये जो जुड़ने का प्रोसेस है कैटलिस्ट में रिएक्टेंट को, इसको हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। यानी कि इसको हम लोग क्या कह देते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एडजॉर्प्शन हो रहा है। और ये जो बनता है यानी कि बॉन्ड जो है आपस में ए बी के बीच में, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। और जैसे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के बाद जो है यानी कि क्या हो जाता है, डिसऑर्प्शन। और आपको मैंने बताया था डिसऑर्प्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, डिसऑर्प्शन कह देते हैं। और फिर आपका जो है प्रोडक्ट बन जाता है और कैटलिस्ट अलग हो जाता है। कहीं भी
आपके रिएक्टेंट में प्रोडक्ट नहीं आया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट लिखा हुआ है अलग अलग तरीके से, आप उसको पढ़िएगा तो बिल्कुल वहीं से समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। उसमें मैंने बताया था कि जो कैटलिस्ट है ना, वो सबसे अच्छा कैटलिस्ट होता है सॉलिड फॉर्म में। कैसे होता है तो वो आपको मैं थोड़े से बताता हूं। आपको याद रखिएगा, जो कैटलिस्ट होता है ना, वो सबसे ज्यादा जो वर्क करता है 5 to 11 ग्रुप। ठीक है, अगर इस ग्रुप में लाई कर रहा है तो आपका कैटलिस्ट जो है रिएक्शन यानी कि जो है वर्क करेगा। लेकिन अगर 7 to 9 है, वो बेस्ट कैटलिस्ट होता है या मैक्सिमम कैटलिस्ट शो करता है, यानी कि यहीं पे आपको मैक्सिमम जो है कैटलिस्ट देखने के लिए मिलेगा। इन सब में भी मिलता है लेकिन कम मिलता है, लेकिन 7 to 9 वाले ग्रुप में मैक्सिमम कैटलिस्ट मिलते हैं। अब ये करता क्या है कि किसी भी रिएक्शन को रेट को इंक्रीज कर देता है। कैसे, यहाँ पे देखिएगा, द कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ कैमियोसॉर्प्शन। आप सभी को मैंने बताया था कैमियोसॉर्प्शन, जिसको हम लोग क्या कहते थे लैंगवर, वो क्या करता है, लार्ज एक्सटेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी को भी जितना ज्यादा सरफेस दोगे, वो उतना ज्यादा सरफेस पे कैटलिस्ट आएगा और उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और वो क्या कर जाएगा, यानी कि जो है रिएक्शन फास्ट कर जाएगा। जिस पोर्शन पे कैटलिस्ट जुड़ता है या जिस पोर्शन पे कैमियोसॉर्प्शन होता है, उस पोर्शन को हमने कहा था एक्टिव साइट कहा था, पहले मैंने बताया था, याद होगा तो। यानी कि जिस पोर्शन पे कोई सब्सटेंस जाके चिपक जाता है, उस पोर्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, कैटलिस्ट, या जो है कैटलिस्ट जहां पे चिपकता है उसको हम लोग कह देते हैं एक्टिव साइट कर देते हैं। और जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, यानी कि आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इट हैज बीन फाउंड द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कैटलिस्ट एक्टिविटी इंक्रीज फ्रॉम 5 to 11। यानी कि हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब जैसे ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करोगे, उस फिनोमेना को हम लोग हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, और इसकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होता है वो कैटलिस्ट का, वो 5 to 11 हो जाता है, यानी कि इस प्रकार से बढ़ते चले जाता है। उसमें भी सबसे ज्यादा जो शो करता है वो कौन सा ग्रुप को शो करता है, 7 to 9 वाले जो है मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी। एक डायग्राम देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या करा, ये कोई कैटलिस्ट है, हमने क्या कर दिया कि छोटे छोटे टुकड़े में जो है तोड़ दिया। कोई ये नहीं कहना कि सर यहाँ 6 है या 4 है 3 है, वो तोड़ने पे डिपेंड करता है, जैसे तोड़ोगे वैसा ही मिलेगा। अब उसको पाउडर के फॉर्म में लाना है तो मिक्सी में ले आओ, और हथौड़ी से तोड़ोगे तो कुछ पार्टिकल बड़े रहते हैं, कुछ पार्टिकल छोटे रहते हैं। अब हाथ से तोड़ोगे तो 3-4 पार्ट में टूटेगा। तो इसीलिए कहता है कि जैसे ही हमने कैटलिस्ट को क्या कर दिया, सॉलिड फॉर्म में था, हमने छोटे छोटे टुकड़े में कर लिया, और जैसे ही आप क्या करोगे, दूसरे सब्सटेंस पे डालोगे तो वो क्या कर जाएगा, यानी कि जो है रिएक्शन करने लगेगा। जितना ज्यादा साइड पे जाएगा उतना ज्यादा रिएक्शन करेगा, और जितना ज्यादा रिएक्शन करेगा उतना ज्यादा जो है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अब सिलेक्टिविटी क्या होता है, आप उस टाइप के प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना जो क्या कर सके, यानी कि रिएक्शन कर सके। अब ऐसा नहीं कि हम मान लो कि एक बच्चा है जिसको आर्मी में जाना है, मैं उसको कहूं कि तू नीट की तैयारी कर, वो करेगा क्या, नहीं। वही चीज में कहता है कि आप उस टाइप के प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना जो वो क्या कर सके, यानी कि जो रिएक्शन अच्छे से कर सके। अगर जो रिएक्शन अच्छे से करेगा तो आप कैटलिस्ट डालोगे तो ही वो क्या कर पाएगा, यानी कि जो है क्या करेगा, यानी कि रिएक्शन जो है फास्ट हो सकेगा। इसीलिए आप जो प्रोडक्ट यानी कि एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट का यूज सेलेक्ट करोगे वो किस प्रकार से होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। अगर जब मैंने कल